नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक हिंदी नेट जेआरएफ में एक नया निबंध लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध। तो यह निबंध जो है यह सर्वप्रथम वो 1939 में प्रकाशित होता है, लेकिन इससे पूर्व यह 1939 से पहले यह जो है यह सरस्वती पत्रिका में सरस्वती पत्रिका में यह 1909 में प्रकाशित होता है। सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित होता है यह निबंध। और कुल यह जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल ने 14 इसके जो है 14 भाग है या 14 प्रकरण है, ऐसा भी कह सकते हैं। वह कौन कौन से है यह हम देखते हैं। इसमें है देखो, प्रथम रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रथम जो है प्रथम भाग पर कविता क्या है पर वह प्रकाश डालते हैं। 1 मिनट। प्रथम भाग पर वह कविता क्या है बोलते हैं, और दूसरा जो है वह है सभ्यता के आवरण बताते हैं दूसरे भाग में, और तीसरे में कविता और सृष्टि प्रचार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार। इसके बाद काव्य और व्यवहार, और इसके बाद मनुष्यता की भूमि। मनुष्यता की भूमि और उसके बाद जो है भावना या कल्पना, फिर मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार। और उसके बाद जो है वह है कविता पर अत्याचार कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता, यानी कविता की आवश्यकता क्या है और कविता पर अत्याचार। यह जो है यह कुल इस निबंध में ऐसे प्रश्न आए। काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, यह किस निबंध के अंतर्गत आते हैं यह भाग। तो आपको कविता क्या है निबंध में आते हैं याद रखिए। इसका हम विस्तार से भी पढ़ेंगे इसके अंदर, इस निबंध के अंदर, लेकिन एक पहले बताना आवश्यक था। यह जो निबंध है सर्वप्रथम 1939 में प्रकाशित होता है, और इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था इस निबंध का सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में यह 1909 में प्रकाशित हुआ था। 1909 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो बढ़ते हैं इस निबंध की ओर। कविता क्या है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापार के लिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता रहता है। यानी शुक्ल जी कहते कि मनुष्य जो है अपने भाव और विचार, व्यापार के लिए वह दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं ना कहीं मिलता है, और वह कहीं ना कहीं लड़ता है और अंत तक चलता रहता है भावों के आधार पर। और यीशु को जीना कहते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल जीना किसे कहते हैं, कविता क्या है निबंध में, तो वह शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापार को लिए दिए दूसरों के भाव, विचार और व्यापार के साथ साथ कहीं मिलता है। यानी व्यापार यानी जो भी वार्तालाप होता है, जो भी एक दूसरे से ये होता है वार्तालाप बोले या अन्य कोई बात, उसको जो है शुक्ल जी व्यापार कहते हैं। लड़ता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहते हैं। यानी इसके साथ जिस अंतत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। यानी इस जगत किसका नाम है, तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जो व्यवहार चलता रहता है जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यानी जिस जीवन में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। कहा जाए तो जो नेट के पाठ्यक्रम में जो अंतिमतः 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो एक अपठित गद्यांश दिया जाता है, उसके अंदर भी ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेत्र, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है,
तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इस रूप और व्यापार को सामने जब जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणाएं से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। शुक्ल जी, मुक्त हृदय कब किसको कहते हैं और मुक्त हृदय इंसान कब हो जाता है? जब वो इस रूप में व्यापार को सामने लेकर जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छुटकारा अपने आप की बिल्कुल भूलकर, यानी अपने आप को भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, यानी अपने आप को भूलकर जो भी उसकी पृथक सत्ता होती है उस सत्ता को छोड़कर, तो इन सभी से वह मुक्त हृदय से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यह जो स्थापना जो तर्क में यह जो है, यह बहुत बार कथन दिया हुआ है, याद रखिए, स्थापना में और तर्क में। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की बारगी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यानी कविता किसे कहते हैं? जो हृदय की मुक्त अवस्था है, हृदय की इसी मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की जो शब्द विधान करती है, यानी हृदय की मुक्त अवस्था को व्यक्त करने के लिए जो शब्द विधान निकलते हैं आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं, यानी इसी साधना को हम भाव योग कहते हैं। किसे भाव योग कहते हैं? जो हृदय के जो भाव है, उस भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द विधान निकलते हैं, उसे ही कविता कहती है, और उस कविता को ही भाव योग भी कहते हैं, और कर्म योग और ज्ञान योग का सामग्र्य मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को सार्थ संबंधों के संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। यानी कविता जो है वह मनुष्य ही के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है कविता ही, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का बहिष्कार तथा शेष दृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अपने रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अपने भावात्मक है। यानी हृदय रूपात्मक नहीं है, हृदय क्या है? भावात्मक है, याद रखिए। इन अपने भावों का व्यापार और बहिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत समुच्चन समझ से, समझ में नहीं आ रहा क्या है, समुच्चय जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापारों तथ्यों के साथ हो जाए। इसी भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन से आरंभ से ही लुप्त और शुद्ध होता आ रहा है, उसका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। यानी हमारे भावों के साथ किसका मूल और सीधा संबंध है? वह तो भावों का संबंध है हमारे जीवन के साथ, सीधा या भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। किसका है? जो नर जीवन है वो आरंभ से ही लुप्त और शुद्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अंत काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। यानी जो भाव काव्य लिखने के लिए जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम काव्य प्रयोजन के लिए
मूल रूप और मूल व्यापार कहते हैं। जो भाव काव्य लिखने के लिए मन में आते हैं उसको काव्य प्रयोजन यानी काव्य लिखने के लिए जो मूल भाव व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के अत्यंत से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिकात करना पड़ता है। जब तक वे इस मूल मासिक रूप में नहीं लाए जाते तब तक अन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वह अन पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटार, चट्टान, वृक्ष, लता, अ, झाड़ी, फूल, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे चीर सहचर रूप है। खेत, डुरी, हल, फावड़े, चौपाई इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घेरना, नदी का उभरना, मेघ का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झटपटना, नदी या दलदल से बाह पकड़कर निकलना, हाथ से खीलना, अ, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन सादृश्य यानी जो भी भाव है मन के, चाहे वो ऊपर हमने पढ़े कुछ हिंसात्मक भाव है, कुछ मन के भाव है, कुछ करुणामय भाव है, उन सभी भावों के साथ मनुष्य का प्राचीन काल से या पूर्व से ही नाता रहा है। ऐसे आदमी रूपों और व्यापारों में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भूल गया था पहले बताना। मैं जहाँ योग्य है परीक्षा में पूछे जाना वहीं पर विश्लेषण करूँगा, नहीं तो क्या है समय बहुत कम बचा है और हमें लगभग पूरा पाठ्यक्रम इस बार कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि पिछले बार भी हमारा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं हुआ था। तो इस बार जो है पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने की कोशिश रहेगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। लेकिन जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा और कहा जाए तो ऐसे में पढ़ते जाऊँगा। यदि आप काम में हो, कहीं व्यस्त हो, यदि सफ़र कर रहे हो तो ऐसे हेडफोन लगा के बस में या सफ़र करते हुए, काम करते करते हेडफोन लगाते हुए आप यह क्लास सुन सकते हो। ऐसे आदमी रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति सुनिश्चित है। इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथलाई के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरका जाली दस्तावेज बनाना, मार्डर को चरखी घुमाना या एक्छिन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। अभी यहाँ पर उस कविता क्या है, निबंध का कविता क्या है, यह हमने देखा। अभी यहाँ से जो है दूसरा भाग प्रारंभ होता है, सभ्यता के आवरण और कविता, यानी सभ्यता के आवरण क्या है और कविता क्या है, यह भाग यहाँ से प्रारंभ होता है। सभ्यता के आवरण और कविता वह देखते हैं क्या है। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों अनेक मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। यानी जो सभ्यता की वृद्धि होती गई, जो मनुष्य के साथ सभ्यता की वृद्धि होती गई, उसी प्रकार मनुष्य के जो व्यापार है वह भी बहुरंगी और जटिल हो गए। यानी यह मनुष्य के व्यापार भी बदलते गए। जैसे जैसे सभ्यता में वृद्धि होती, सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य की जो एक दूसरे के जो व्यापार है, वार्तालाप हो, संवाद हो या एक दूसरे का कोई भी काम हो, वह जो व्यापार है वह भी विभिन्न रंग का हो गया और जटिल होते गए, वह भी जटिल एवं कठिन होते गया। त्यों अनेक उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। यानी भावों के साथ जो आदिम और भाव जो आदिम थे और लक्ष्य थे, वह भी इसके अतिरिक्त भी जो लक्ष्य थे, लक्ष्य की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। यानी वासनाजन्य जो विचार थे वह
वासनाजन्य मूल व्यापार जो था वह बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिसके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक है, यानी जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा तक है, यानी भय क्या है? भय जो है अपनी खुद की, अपनी लक्ष्य और शरीर की जो संतति है, शरीर की जो संपत्ति है, जो संतति है, उसकी रक्षा करना था। पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई, यानी आगे चलकर क्या हुआ? केवल खुद की रक्षा करना, खुद के शरीर की संतति की रक्षा करना, यह था लक्ष्य। लेकिन बाद में क्या हुआ? गाय की रक्षा करने लगे, बैल की रक्षा करने लगे, अन्न की, इनकी भी रक्षा करना आवश्यक हुआ। यहाँ तक कि होते होते धन मान अधिकार प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों को भी रक्षा की चिंता ने घर किया। बाद में पहले केवल जो शारीरिक शरीर की जो शरीर और अपनी संतति है, यानी शरीर जो खुद का शरीर है, अपनी जो भी संपत्ति है, संतति यानी जो भी हमारे बाल बच्चे हैं, उनकी रक्षा करना हमारा लक्ष्य था। और उसके बाद क्या है? जो गाय है, फिर गाय की हत्या हो रही थी, उसको बचाना, फिर बैलों की हत्या हो रही थी, उसको बचाना, फिर अन्न अन्न फिर जो अन्न है, भोजन है, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता हुई। इसके बाद जो क्या है, इसके बाद भी किन किन की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी? धन है, मान सम्मान अधिकार प्रभुत्व, इन अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया। उपाय उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे, यानी जिस प्रकार वासना प्रवृत्ति में उपाय भी भिन्न भिन्न होने लगे। प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे, यानी जो भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्या है? क्रोध घृणा लोभ आदि जो अन्य जो भाव थे, इनके भाव के विषय भी अपने मूल रूप से भिन्न रूप धारण करने लगे, यानी घृणा का रूप अलग हुआ, क्रोध का रूप अलग हुआ। कोई जो है किसी को मारकर क्रोध प्रकट करता है, कोई किसी को गाली गलौज कर क्रोध प्रकट करता है, ये कोई रोकर क्रोध प्रकट करता है, कोई घृणा है, कोई मौन रख के, ऐसे ही अनेक प्रकार के इससे भी प्रकार बढ़ने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा, यानी कुछ कौन से भाव? रामचंद्र शुक्ल इसमें कौन सा भाव जो है लुप्त होने के कगार पर है, लुप्त सा होने लगा? जैसे कीर्ति की लालसा, कीर्ति यानी जो प्रसिद्धि की जो लालसा है, यह जो था यह अमूर्त होने लगे हैं। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में श्रृंगार पराग कहते हैं, यानी जो भाव लुप्त होने के कगार पर है, उसको बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? तो उसमें अरूप पराग कहते हैं। बौद्ध दर्शन में जो भाव लुप्त हो रहे हैं, उसको बौद्ध दर्शन में अरूप पराग कहते हैं। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उसका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। यानी भाव जो है वह कितनी भी जटिलता क्यों ना हो, कितना भी संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर हो, वह भाव जो है बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है, यानी कोई भाई है, दो भाई है और एक भाई उसको अपने जायदाद से अलग करने के लिए उसको वकील द्वारा एक झूठे दस्तावेज बनाता है, वह डॉक्यूमेंट। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है, यानी जिसको अलग निकाला जाएगा, जायदाद से बेदखल किया जा रहा है, वह क्रोध होकर उठेगा। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उनके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, यानी उस दूसरे भाई का गुस्सा करना, वह उसका मूल कारण क्या है? जो भी दस्तावेज बनाए, जो भी कागज बनाए वह है, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे घोर उसकी संतति को
अन्न वस्त्र न मिलेगा। यानी उस कागज़ की ओर देखेगा और उस कागज़ के ज़रिए उसको संपत्ति में अधिकार न दिया जाएगा, तो उसकी जो भी संतति है, जो भी उसके बाल बच्चे हैं, जो भी परिवार है, उसको अन्न नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा। उसका फिर जो भी उसको जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, उन सभी पर सभी जो है मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए वह क्रोधित हो उठता है। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। यानी उस भाई का दूसरे भाई का गुस्सा होना ना ही वो कागज है और ना ही उस कागज पर लिखे हुए जो भी मजकूर है, परिच्छेद है, वह नहीं है। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र है। यानी जो कहा जाए तो जो क्रोधित होने के लिए आवश्यक चीज़ें है, वह एक सभ्यता का आवरण है। अंत उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है। यानी दूसरे भाई का गुस्सा होना, और समझो दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता के सामने जो भी उसका खाने की चीज़ें, बिस्किट हो या अन्य कोई भी चीज़ें हो, वह है, और दूसरा कुत्ता अचानक आता छीन लेता है और पहला जो खा रहा था वह कुत्ता क्रोधित हो जाता है। उसी प्रकार काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यानी काव्य दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद ही केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने आने का। यानी काव्य दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद जो है, जो विषय होता है, उस विषय के बदल कर, थोड़ा रूप बदल कर आने का। यदि ऊपर का हम यदि देखते हैं तो एक भाई ने दूसरे भाई को जायदाद से बेदखल करने के लिए जो भी कागजात तैयार किए वकील द्वारा, उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा कि इस भाई का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, कोई उसकी ये जायदाद नहीं थी। यह क्या हुआ, वह उसका विषय यानी बेदखल करना। यदि उसी डॉक्यूमेंट पर, उसी कागजात पर ऐसा लिखा होता कि इस भाई को मेरी जायदाद में से इतना इतना हिस्सा है, उसका इतने इतने पैसे है, समझो 1 लाख है तो 1 लाख में से 50,000 इसके, ऐसे लिखे होते तो वो क्रोधित होता क्या? नहीं होता। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का। यानी गुस्सा क्या है? गुस्सा केवल विषय बदल जाने से ही आता है। यानी कोई किसी को हम, चलो जाने दो, उदाहरण बाद में देंगे, क्योंकि उदाहरण देते रहेंगे तो बहुत कुछ दूसरे ही हम समझाने लगेंगे। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। यानी इसी रूप बदलने का नाम क्या है? सभ्यता। यानी विषय को ही बदलने का नाम क्या है? सभ्यता। इस रूप बदलने से होता है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। यानी विषय बदलने से क्या होता है? क्रोध आता है, और उस क्रोध को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है। जैसे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। यानी जो जो सभ्यता है वह बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवि के लिए कौन सा काम बढ़ता जाएगा? वह जो है प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन करना यह कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। और जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, वो तो कवियों के लिए यह जो काम है बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध कर रखने वाले रूप और व्यापार को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पड़ों को हटाना होगा। यानी मनुष्य के हृदय की जो वृत्तियाँ होती है, मनुष्य के हृदय की जो वृत्तियाँ होती है, जो भी व्यवहार करने की जो भी परिपाटी होती है, उसे सीधा संबंध रखने वाले और रूप व्यापार को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पड़ों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे हमारी वृत्तियों की सभ्यता में नए नए परिवर्तन आएंगे, नए कुछ जो वृत्तियाँ है, जो भी बोलने की जो भी वृत्तियाँ है, जो भी नियम है, जो नए नए लागू होंगे, वैसे वैसे जो है कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। यानी दूसरी ओर जो है कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस
जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा। यानी ये ऊपर का भाई जो है वह कागजात देखकर जायदाद में तुम्हारा हिस्सा नहीं, यह सुनकर वह क्रोधित हुआ। ये लेकिन वह भाई क्रोध होने से बढ़कर उस भाई को समझाने लगे तो वह क्या कहेगा, यह शुक्ल जी बताते हैं। भाई, तुम यह सब इसीलिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने खाऊंगा। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़ कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। यानी वो समझाते हुए क्रोध करने से बेहतर है कि अभी समझो किसी को क्रोध आया किसी बात का तो सीधा वो जाकर गाली गलौज करने लगा, मारने लगा। इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर यह है कि वह उसके पास जाए और उसको समझाए बात क्या है, किस बात का गुस्सा आया है वह समझाए। और हो सकता है कि जो भी गुस्से में हम बुरा भला बोलते हैं वह न हो जाए हमारे हाथों से कोई बुरा काम। तो वह क्या कहेगा भाई समझाते हुए, भाई तुम यह सब इसीलिए नहीं कर रहे हो, यानी मुझे जायदाद से अलग कर रहे हो। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जो है पक्की हवेली में बैठकर आयश आराम से पूरी हलवा खाओगे। तुम्हारे बच्चे जो है धूप में या धूप में भी धूप से बचने के लिए कुछ ओढ़ कर या कुछ सिर को ढक कर चले जाओगे और मैं जो है झोपड़े में बैठकर सूखे चने खाऊंगा। तुम्हारे लड़के दोपहर को दुशाला ओढ़कर यानी सिर की रक्षा करने के लिए धूप से या बाहर के वातावरण से रक्षा करने के लिए शरीर को ढक कर जाएंगे और मेरे बच्चे हैं रात के ठंड में भी कांपते रहेंगे। यानी मेरे बच्चों को भी रात के ठंड से बचने के लिए या ओढ़ने के लिए कंबल नहीं या कुछ नहीं है। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से धारणाओं को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिससे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तब उसे काव्य के उपर्युक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, यानी तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज या नकली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरी ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरी तीव्रत मात्र निर्वाह झात्मक पद लाभ। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाए कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का ढेरा पाँव की बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, यूँ तो छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकार न होंगे। यानी जो साधारण बातें हैं वह जो है एक ही बात है, यदि हम उसको अलंकार मिश्रित या काव्य के ढांचे में कहेंगे तो वह कविता बनेगा। लेकिन हम यदि उसको कुछ काव्य ढांचे में डालेंगे तो कविता बनेगा। वह सारांश यह है कि काव्य के लिए आप अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा। यानी काव्य लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए हमें जो भाव होते हैं उस भावों के विषय तक और उसके आदिम रूपों तक जाना होगा। उसका आदिम क्या है, उसका नींव क्या है, यह देखना पड़ेगा। मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो जाएगा। यानी जब तक हमें कोई विषय का मूल रूप, उसकी नींव क्या है वह नहीं पता चलेगी, उसका मूर्त यानी जो दिखता नहीं, जो मूल क्या है उसकी नींव क्या है और उसका गोचर रूप हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम वास्तविक कविता नहीं लिख सकेंगे या कविता लिखने की जो कल्पना है या ढांचा है हमारे मन में नहीं उभरेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। यानी भावों के अमूर्त विषयों में भी मूर्त और अमूर्त रूप जो है वह छुपे हुए मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है।
काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता। काव्य में केवल अर्थ ग्रहण किया काम नहीं चलता अर्थ ग्रहण से। बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह प्रश्न जो है सेट में जो स्थापना और तर्क में यह दो वाक्य पूछे गए थे। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह जो है यह सेट की परीक्षा में कल ही हमने 2019 का जो महाराष्ट्र सेट का प्रश्न पत्र देख रहे थे पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसमें यह तर्क और स्थापना में यह दो वाक्य थे। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता और दूसरा था तर्क में बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपये का 1.5 पाँव घी मिलता है, यानी रुपये का 1.5 पाँव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी। यानी बिंब बिंब यानी क्या है, जो मूर्त है या चलचित्र में देखते हैं तो रुपये का 1.5 पाँव घी मिलेगा। इसका यदि बिंब देखना है या मूर्ति देखनी है तो हमारी आंखों के सामने जो भी तराजू है वह मापने का जो साधन है वह लेकर दुकानदार का भाव चलचित्र जो है हमारे मन में उपस्थित होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है। अधिकतर लोग सूखी सूखी खाकर रहते हैं, यानी बहुत कम लोग जो है घी खाते हैं, यानी उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं। यानी आजकल तो देखा जाए पैसा है, सब कुछ है, जो चाहे वह खरीद सकता है, लेकिन बीमारी के कारण डॉक्टर ने मना किया है कि आप घी मत खाइए, वो मत खाइए, ये मत खाइए, तो केवल उसको कुछ डॉक्टर ने जो बताया वही खाकर खुद का समाधान करना पड़ता है। यानी सब कुछ है, पैसा है, खाने की इच्छा है, लेकिन फिर भी वो खरीदने की भी क्षमता है, लेकिन फिर भी वह खरीद कर खा नहीं सकता क्योंकि उससे उसको नुकसान है। यह अलग बात है। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपये वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। अभी यहाँ पर तीसरा विषय कविता का है, कविता और सृष्टि प्रसार। यानी कविता और सृष्टि प्रसार क्या है यह हम देखते हैं। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाली रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का समुच्चय घटित करती हुई उसकी भावनात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यानी कविता जो है हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों, हृदय पर हमेशा प्रभाव करने वाले जो रूप होते हैं या भाव होते हैं, और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का समुच्चय घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का, यानी ये मनोविश्लेषणात्मक निबंध है शुक्ल जी का, प्रसार का प्रत्यय करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष दृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता यहाँ कहाँ रहेगी। यदि वह लहराते हुए खेतों और जंगलों हरी घास के बीच धूम कर बहते हुए नालों नाली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों के सौंदर्यों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ। यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देखकर वह खिला यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का अंतर्नाद सुनकर वह न पीसा न पसीजा, यदि अनाथों और अवलंबनाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिल मिलाया, यदि किसी बेढक और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा तो उसके जीवन में रह क्या गया। यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं, कोई किसी का दुख देखकर कोई किसी का, यानी वह जंगल से जा रहा है, जंगल से हरे भरे पेड़, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल है,
साथ ही जो पक्षियों की विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, यह सब देखकर उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ, इसके मन के भाव न बदले। इसके साथ ही वह शुक्ल जी और कहते हैं कि किसी की दुःख कोई तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ देखकर हमारा हृदय यदि द्रवित न हुआ, दुखित न हुआ, हम पर उसको दया न आई, या कोई बुरा कर रहा है किसी के साथ और उस बुरा को देखकर हमारे मन में करुणा न आई, या वह हमारा मन परिवर्तित नहीं हुआ, कुछ जिस परिस्थिति के अनुकूल हमारे मन में उस भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो वह शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन में रह क्या गया, यानी परिस्थिति के अनुसार हमारे हृदय में भाव उपस्थित नहीं होते हैं, तो वह एक निर्जीव सा के समान है, ऐसा कहने में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। देखो, मैंने अभी निर्जीव कहा, शुक्ल जी भी वही कहते हैं। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा की समझना चाहिए। हिंदी में एक निबंध था, शायद हमें कौन सी कक्षा में था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक निबंध था, उसका नाम था, देखो, आनंद के क्षण। उस आनंद के क्षण में एक अफसर रहता है, और उस अफसर की मीटिंग बड़े अफसर के साथ रहती है, और वह जो है ऑफिस से घर से समय पर निकलता है, और जाते समय गली में या बाजार में एक वो कबूतर का मैच लगता है, और वह कबूतर का मैच देखते हुए वह उसी मैच देखने में ही वह मग्न हो जाता है, और फिर वह ऑफिस देर से पहुंचता है, और वहाँ का उसको बॉस पूछता है कि देर क्यों हुई, तो वह कहता है कि मैं बाजार में कबूतरों का मैच देखता हूँ, आनंद का क्षण था वह मैं ग्रहण कर रहा था। ऐसा ये काफ़ी आनंद के क्षण नामक निबंध था हमें पढ़ने को। ये काफ़ी अच्छा निबंध भी था। इस विश्व काव्य की रसधारा में विश्व काव्य यानी जो कहा जाए तो हर एक दृश्य जो है वह काव्य है, और जिस दृश्य के अनुसार या जिस स्थिति के अनुसार हमारे मन में उस स्थिति के अनुसार हमारे मन में यदि कोई भाव उत्पन्न न हुआ, तो वह जो है मरुस्थली के यात्रा की समझना चाहिए, या निर्जीव की तरह समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के। यानी काव्य दृष्टि किन इसके भीतर रहती है, तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है काव्य दृष्टि, कहीं मनुष्यतर बाह्य दृष्टि के, और यानी जो मनुष्य के अंदर जो दृष्टि आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देखकर हम काव्य लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि जंगल हो, पानी हो, हवा हो, ऐसे। और कहीं जो है काव्य दृष्टि समस्त चराचर यानी कोई मनुष्यों पर कविता लिख सकता है, हरी भरी हरियालियों पर लिख सकता है, पशु पंक्षियों पर, यानी कहाँ सामाजिक लिख सकते हैं, हर एक विषय पर कवि लिख सकते हैं। नर क्षेत्र के भीतर यानी जो ये मनुष्य के भीतर, मनुष्य को भाव देखकर या मनुष्य की स्थिति देखकर कविता लिख सकते हैं, उसको नर क्षेत्र के भीतर कहते हैं। मनुष्यतर बाह्य दृष्टि, या जो मनुष्य को छोड़कर अन्य विषय जैसे जंगल, पानी, हवा, ऐसे। और कई जो है मनुष्य में भी मनुष्य को देखकर भी लिखते हैं, और कई जो है बाह्य दृष्टि, सौंदर्य, प्रकृति को देखकर भी कविता लिखते हैं। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं, यानी पहले यहाँ पर समझाते हुए शुक्ल जी कहते हैं, पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं, सबसे अधिक जो कविता है वह कविता किस क्षेत्र पर लिखी गई है, तो नर क्षेत्र पर लिखी हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। यानी जो मनुष्य नरत्व की बाह्य प्रकृति, यानी मनुष्य की जो बाह्य प्रकृति होती है, इन पुरुष की जो बाह्य प्रकृति होती है, उसी प्रकृति को लेकर बहुत से काव्य लिखे गए हैं। चाहे वो मुक्तक काव्य हो, प्रबंध काव्य हो, या यही अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्य और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं। यानी जो प्राचीन महाकाव्य थे या खंड काव्य थे, उसमें भी शेष दो कौन से है, दो एक ये समस्त चराचर और बाह्य दृष्टि की ओर, यह भी विषय देखने को मिलते हैं।
पर मुख्य यात्रा नल क्षेत्र के भीतर ही होती है, यानी मुख्य यात्रा जो है वो जो नल क्षेत्र है इसके भीतर ही लिखते हैं। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विषय वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिसमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानता मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी फंसी पाई फंसी पाई जाती है। यानी रामायण में जो है वाल्मीकि ने राम का वर्णन किया हो, लेकिन बीच में जो प्रकृति के दृश्य का भी उन्होंने वर्णन किया हुआ दिखाई देता है, जैसे समुद्र में रास्ता बताना या अन्य जो भी फल हो पंछी हो, ये सब कुछ। पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही, यानी रामायण में अनेक विषय भी है, प्रकृति चित्रण है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उसका मूल चित्रण क्या है वह रामायण का, तो लोक चित्रण ही है। और प्रबंध काव्य के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है, यानी प्रबंध काव्य में लोक चरित्र ही प्रधान विषय होना चाहिए शुक्ल के अनुसार। रहे मुक्तक या फुटकल पदे पदे वे भी, यानी जो मुक्तक या फुटकल कविता होते हैं वे अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी बाहरी प्रवृत्ति के संबंध में रखते हैं। यानी जो मुक्तक काव्य हो या फुटकल काव्य हो वह अधिकतर मनुष्य के अंदर के अंदर और बाहर के वृत्तीय से संबंधित होते हैं। मुक्तक काव्य हो या फुटकल काव्य साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में अवलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिलता। यानी साहित्य शास्त्र की जो रस निरूपण पद्धति, साहित्य शास्त्र में जो रस निरूपण पद्धति बताई है उसमें अवलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान नहीं दिया जाता। अवलंबनों के बीच जो बाह्य प्रकृति होती है या उसको आंतरिक प्रकृति को ही साहित्य शास्त्र में अवलंबनों के बीच की आंतरिक प्रवृत्ति को स्थान दिया जाता है। वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। यानी प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्यों में रति भाव नहीं होता है, लेकिन रति भाव किस में होता है, नायक या नायिका के प्रति। एक नायक और नायिका के प्रति ही रति भाव होता है, प्राकृतिक दृश्यों के में रति भाव नहीं होता। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं। यानी नायक नायिका जो है एक दूसरे को उद्दीप्त प्रीति को उद्दीप्त यानी प्रीति को निर्माण करने वाले होते हैं। स्वयं प्रीति के पात्र या अवलंबन नहीं होते, यानी स्वयं जो प्रीति के पात्र है वह अवलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। यानी संयोग में वो सुख बढ़ाते हैं, संयोग में एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी की बातें करते हैं, और वियोग में झगड़े करते हैं, एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं, यानी एक दूसरे को मार काटने पर आते हैं योग में, जुदाई में। जिस भावोद्रेक और जिस बेवरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है उस भावोद्रेक और उस बेवरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्य के रूप व्यापार या मनोवृत्ति के सादृश्य सामर्थ्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र रखने के लिए रखे जाते हैं। अगला जो है यह है मनुष्यतर बाह्य प्रकृति क्या है वह देखते हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का अवलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन संबंध काव्यों के बीच में ही पाया जाता है। यानी मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का अवलंबन हमें किस काव्य में दिखाई दे, तो संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों में मनुष्यतर बाह्य प्रकृति हमें देखने को मिलती है रूप में हुआ है। इसका ऋतु वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। यानी इसका पता जो है हमें संस्कृत काव्य में जो ऋतु वर्णन हुआ है इससे हमें पता चलता है कि ये मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का वर्णन है। पहले कहाँ आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार हो सकता है। यानी कोई वस्तु है उसका वर्णन जो है वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण, किसी वस्तु को देखते हैं और उसको मन में ग्रहण करते हैं तो उसका ग्रहण करना दो प्रकार का हो सकता है। पहला है बिंब ग्रहण और दूसरा है आर्त ग्रहण। पहला बिंब ग्रहण यानी किसी का चलचित्र निर्माण होना और फिर उसका अर्थ किस प्रकार निकलता है। किसी ने कहा कमल, अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है। यानी किसी ने कमल कहा तो उस कमल का
कोई बिंब ग्रहण कर सकता है और कोई अर्थ ग्रहण कर सकता है। वह कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए ललाई लिए हुए सफ़ेद पडडियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के आ, लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। यानी कोई कमल शब्द बताते हैं और कमल शब्द बताने से कोई जो है एक तालाब देखेगा, तालाब में छोटे छोटे वो पौधे देखेगा, ऐसे कमल का फूल ऐसे पानी पर तैरता है और उसके बीच में दो फूल तैरते हैं और दो फूलों के बीच में एक कली उमड़ कर आएगी, सफ़ेद हो सकती है, लाल हो सकती है, उमड़ कर आएगी और उसका फूल खिलेगा। कोई ये चित्र देख सकता है, कोई कमल ये इसका अर्थ निकलेगा कमल यह फूल है, सोचेगा और छोड़ देगा, कमल नाम भी रहता है, यह अलग बात है। सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया। यानी कोई वो कमल खिलने का चलचित्र नहीं देखेगा, केवल वह अर्थ समझेगा कि वह कमल का फूल है। और कोई जो कमल कहने के बाद कोई कमल नामक व्यक्ति जो है वह आ रहा है या बैठा हुआ है, यह भी चलचित्र देख सकता है और कोई कमल नाम है ऐसा भी सोच सकता है। और व्यवहार तथा शास्त्रचर्या में दूसरे प्रकार का, यानी व्यवहार और शास्त्रचर्या में दूसरे प्रकार का भी इसका अर्थ हो सकता है। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संलिष्ट विवरण देता है। यानी बिंब ग्रहण क्या है? कवि बिंब ग्रहण यानी जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा बिंब ग्रहण करना यानी क्या है? जहाँ पर कवि जो है अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा, यानी आंखों पर देखकर सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा उस देखी हुई दृश्य का अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संलिष्ट विवरण देता है, उसको बिंब ग्रहण कहते हैं। यानी जैसे कि कमल को देखना और कमल के आसपास पानी है, फिर दो फूल खिले हैं, दो पत्ते हैं, दो पत्तों का रंग हरा है, हरे पत्ते के नीचे पानी बह रहा है और उसके बीच में एक धीरे से कली आ रही है और कुछ दिनों के बाद यह सब कुछ विवरण देगा, उसको बिंब ग्रहण कहते हैं। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे पर न दृष्टि जा सकती है। यानी बिना अनुग्रह लिए हुए ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे, यानी उस कवि की उसमें एक रुचि होनी चाहिए, तभी वो ऐसा वो सूक्ष्म निरीक्षण देगा ब्यौरे के साथ। न न रम सकती है। अंत जहाँ ऐसा पूर्ण और संलिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को अवलंबन के रूप में ग्रहण किया है। यानी जिस कविता में या जिस पंक्ति में ऐसा एक ब्यौरेदार जैसे कमल खिला हुआ है, कमल के दो पत्तों के नीचे पानी है, ऐसा एक ब्यौरेदार सूक्ष्म चित्रण दिखाई देता है, तो समझ जाना चाहिए कि कवि ने वहाँ पर बाह्य प्रकृति को अवलंबन बनाकर कविता लिखी है या रूप ग्रहण किया है। अभी उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन कीजिए। अभी वाल्मीकि ने जो हेमंत वर्णन दिया है वह देखते हैं यहाँ पर जो वो क्या लिखा है। हमारे ये पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका वाल्मीकि का हेमंत वर्णन जो है वह फिलहाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। चलिए जाने दो। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। यानी वन की जो भूमि, शायद मेरे ख्याल से वो उपयुक्त वाल्मीकि के पद का ही अर्थ होगा। वन की जो भूमि है, वन की भूमि है या बगीचे की भूमि है, आज के शब्दों में बगीचा वन कहाँ रहे हैं आज, तो उसमें हरी हरी हरियाली है और उस पर ओस की बूंदें पड़ी है, जो सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरती है तो बहुत एक अच्छा दृश्य रहता है। और एक जो तरुण नई नई धूप आती है सुबह की, उस ओस की बूंदों पर यदि धूप गिरती है तो वह जो है काफ़ी चमकीली, एक दूर से देखते हैं तो मानो उस हरी घास पर हीरे गिरे हैं, ऐसा हमें लगता है दूर से यदि देखते हो तो। उस शबनम की बूंदें जो है वह चमकने लगती है।
ओस की बूंदें शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड संडोल लेता है। यानी वह प्यासा हाथी है और वह जो ओस की बूंदें देखकर या ओस की बूंदें देखकर ठंडी हवा ठंडा महसूस करता है और उस ओस की बूंदों पर अपनी सूंड लगाता है। बिना फूल के वन समूह कुछ कुहरे के अंधकार में सो जाने पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है। यानी नदियों का जल है कोहरा। सुबह सुबह सर्दी के मौसम में सुबह सुबह कोहरा देखो कितना छाया रहता है और कोहरा पड़ा है और कोहरा पड़ने पर नदी जो है वह दिख नहीं रही है और उस यहाँ पर नदी है केवल वो सारस पक्षी जो है अपने शब्द लगाता है या शब्दों से आवाज़ से ही पता लगाता है। हिम से आर्द्र वालु के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कर्णिकाएं टूट फूट कर चितरा गई है, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। यानी मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का वर्णन कुमार संभव में भी मिलता है। कविता क्या है इसमें बाह्य प्रकृति के उदाहरण देते हुए रामचंद्र शुक्ल ने दो ग्रंथों के नाम बताए। एक जो यहाँ पर वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन बताया है जो रामायण में किया हुआ है और दूसरा यह बताते हैं कि जो कुमार संभव नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर ही बताया गया है। बाह्य प्रकृति का इसी रूप में कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यदि भी मनुष्य की ही भीतर बाहरी प्रकृति वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं। यानी यह नाटक जो है मनुष्य के बाह्य और भीतर प्रदर्शन नाटक यद्यपि मनुष्य ही के बाहरी भीतरी वृत्ति के प्रदर्शन के लिए लिखी जाती है। नाटक जो है वह मनुष्य के बाहरी और भीतरी यानी हृदय के और बाहर के प्रदर्शन को या वृत्तियों को प्रदर्शन करने के लिए ही लिखे जाते हैं। और अनुभूति अपने मार्मिक और तीव्र अनुवृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध है। पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। यानी उत्तर चरित्र में भी जो बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत और किसी काव्य में नहीं। यानी मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का वर्णन जितना मेघदूत ग्रंथ में मिलता है उतना अन्य संस्कृत और किसी काव्य में नहीं मिलता। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम कर व्रतता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चे देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। यानी मेघदूत क्या है? मेघदूत जो है वह है कल्पना की क्रीड़ा है। यानी मेघदूत में कल्पना की क्रीड़ा नहीं है और न ही उसमें कला की विचित्र बताया है। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी जो प्यारी भूमि थी उसका ही सीधा साधा प्रेम दृष्टि है। अनंत रूप में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूपों में, कहीं कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में। यानी प्रकृति जो है हमारे बीच में कहीं झाड़ी में आती है, कहीं सुसज्जित रूप में आती है। सुसज्जित यानी फूल है, पत्ते हैं, पंछी गा रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, विभिन्न गीत गा रहे हैं, आवाज़ें आ रही है। यह जो है सुसज्जित प्रकृति का रूप हुआ, सुंदर रूप में आया। और कहीं कहीं जो बड़े बड़े पर्वत है, अभी धूप आ रही है, बड़े बड़े पर्वत है, सभी जो उस पर पर्वत पर जो घास था वह घास सूख गया है, बड़ी बड़ी दरिया दिख रही है। यह जो थोड़ा कर्कश रूप होगा, सभी पर्वतों पर पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं।
कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है। यानी प्रकृति के सभी रूपों में लीन होना यानी एक सच्चे कवि का मन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ चन्नार, मकरंद लोलुप, मधुप गुज्जार, कोकिल गुंजित, कुचन्न और शीतल सुस्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वह विषय या भोग लिप्सु है। इसी यानी जो जो केवल मन को रमने वाला या मन को अच्छे लगने वाले विषय को लिखते हैं, वह केवल भोग लिप्स ही कवि है। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास, हिम हिम बिंदु, एंडीटल, मरकताबर, शाउदल जाल, अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जल प्रताप के गंभीर कर्त से उठी हुई शिखर निहारिका के भीट, यानी प्रकृति के सभी रूपों को, अच्छे और बुरे रूपों को चित्रित करते हैं। वह भी वहाँ उसमें तमाशबीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, बहुभूति, यानी प्रकृति के सभी रूप में रमने वालों में कौन कौन से नाम है? वाल्मीकि है, कालिदास है, बहुभूति है, यह नाम आते हैं। संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्रकृति वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र किया। यानी जो संस्कृत के जो मुक्तक की रचना करने वाले जो कवि है, उन्होंने प्रकृति के वस्तुओं का अलग अलग तरह से उल्लेख मात्र ही किया है, उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संलिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की अवधारणा भव्य और विशाल की ओर। साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे विपरिचित दृश्यों में कितनी माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल में सिक्त तुरंत की जोती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितनावली ग्रामनीताओं में साफ सुथरे ग्राम चैतन्य और कथा गोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। वात्सल्या कुमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी एड मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बूढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल्य का वैचित्र। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था, नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल समुट्टों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। यानी उस झोपड़ी में कोई सौंदर्य नहीं था, फिर भी उसके जो मिट्टी से लिपी हुई दीवारें थी या ऊपर का जो घास था, एक दृष्टि को अच्छा लगता था। सारांश यह कि केवल असाधारण तत्व की रुचि सच्ची हृदयता की पहचान नहीं। यानी केवल असाधारण की रुचि ही सच्चे सहृदयता की पहचान नहीं हो सकती। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विरचिती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। यानी वन्य और ग्रामीण यह दोनों प्रकार के जीवन जो है प्राचीन काल से है। दोनों पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं। अंत प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में और बसे।
यानी हम जो है पशु पक्षियों के जो भी संबंध थे उन सभी को छोड़कर हम बड़े बड़े नगरों में आकर रहने लगे। पर उनके बिना रहा नहीं जाता, यानी फिर नगरों महानगरों में आकर बसे, फिर भी जंगलों को पशु पक्षियों को छोड़कर हम रह नहीं सकते। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उसके पास चले जाते हैं, यानी कभी कभी मन बहलाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। इसको हम टूर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो कहा जाए तो इससे हमने कहानियाँ लाइन टू लाइन पढ़ाई है, उपन्यास पढ़ाए हैं, कुछ का कविताएं पढ़ाई, इन सभी का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन निःशुल्क हमारे चैनल से जुड़कर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।